हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डीके कोचिंग चुरू। मैं दिलीप सैनी आपको कराता हूँ मैथ की बेसिक से क्लासेस। और यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं मैथ्स की 10th क्लास की जो मैथ्स है उनकी कुछ महत्वपूर्ण एक्सरसाइजेज जिसे अपन बना सकते हैं बढ़िया नंबर। बढ़िया बोले तो अब बढ़िया से भी बढ़िया बना सकते हो, है ना। कैसे कि जो मैं एक्सरसाइज मैंने बताई है लास्ट वीडियो के अंदर, आपको भी कुछ एक्सरसाइजेज बताई थी जिनके नाम बताए थे कि इनमें आप क्या कर सकते हो, अच्छे मार्क्स बना सकते हो। इजी सी हैं, बहुत छोटी छोटी सिंपल एक्सरसाइज है जिनको करके आप अच्छे मार्क्स भी बना सकते हो। तो उनके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। लास्ट वीडियो में आप मेरा देख लीजिए, इसमें मैंने आपको एक एक एक्सरसाइज की डिटेल पूरी बताई है। तो आप मेरे चैनल पे जाकर के जरूर देखिए। और उसके बाद में मेरा जो लास्ट वीडियो था, जो सेकंड लास्ट पे डिटेल थी, और लास्ट वीडियो था उसमें था हमारा जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसको मैंने डिस्क्राइब किया था, वर्णन किया था, उसके बारे में जो मेथड थे उसके बारे में बताया था। तो दो मेथड हमने बता दिए थे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और आधारभूत अंकगणित प्रमेय का, जिसको अपन अभाज्य गुणनखंड विधि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब जो दो मेथड और बच गए उनके बारे में अपने यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, आज का जो हमारा कोटेशन है वो ये रहेगा कि सोचा है तो पूरा होगा, बस शुरू आज से करना होगा। तुझे दुनिया से बाद में पहले खुद से लड़ना होगा। अगर सोच लिया है आपने कि मुझे करना ही है तो आज से शुरू कर दो। अगर सोच लिया है तो शुरू कर दो, ऐसे नहीं कि हाँ कल से करेंगे परसों से करेंगे, नहीं। सोचा है तो तुझे शुरू करना पड़ेगा। दुनिया से बाद में पहले खुद से लड़ना पड़ेगा। तो खुद से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ मेरे साथ और आज के इस कोटेशन के साथ अपनी क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या है हमारी क्लास में जो मैंने बताया था आपको कि दो मेथड मैंने बता दिए हैं। आज का जो है तीसरा मेथड रहने वाला है, जिसका क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे कि क्या है। उसमें आपको सवाल मिलता है कि संख्याओं को अपरिमेय सिद्ध कीजिए। ठीक है, कि कोई भी संख्या मिल जाती है और वो भी वर्गमूल में, तो अपन यह संख्या ले लेती है कि सिद्ध कीजिए। ये अपना एक सवाल है, सिद्ध कीजिए वर्गमूल 3 या √3 अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस चीज को अपन यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अपन सिद्ध करने वाले हैं, प्रूफ करने वाले हैं, जिसके बारे में अपने यहाँ से डिटेल लेंगे एक एक। कैसे? जैसे मान लो कि इनको हल करने के लिए हम इसका अपोजिट मान लेते हैं। माना √3 एक परिमेय संख्या है। क्या मान ली? परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या मान तो ली, परिमेय संख्या कौन सी होती है? हमने जो पहले पढ़ा था, पहले के वीडियो में मैंने बताया था आपको कि परिमेय संख्या कौन सी होगी, जिसको P/Q के फॉर्म में अपन लिख सकते हैं। P/Q रूप में अपन लिख सकते हैं। अगर P/Q रूप में अगर किसी संख्या को डिस्क्राइब कर सकते हैं तो वो क्या है? आपकी परिमेय संख्या है, जिसमें Q का मान जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। यह चीज आपको क्या करनी है, अच्छे से ध्यान में रखनी है। यहाँ पे भी अपना क्या है कि अपन क्या बोलेंगे कि परिमेय संख्या P/Q रूप की Q रूप की होती है जहां Q नॉट इक्वल टू 0 है। और P और Q जो है, P व Q जो है वो क्या है? P व Q जो है वो हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी? पूर्णांक संख्या हो जाएगी। P व Q दो पूर्णांक। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई अच्छे से। तो अपन पूर्णांक है P/Q रूप में लिख सकते हैं। तो अपन क्या बोल सकते हैं? √3 जो है वो क्या है? P/Q लिख दिया। बराबर है इसके P/Q रूप में इसको लिख सकते हैं, क्योंकि हमने परिमेय संख्या मानना है। वैसे लिख नहीं सकते, क्यों? क्योंकि अब अपरिमेय संख्या है, पर हमने मान लिया कि ये परिमेय संख्या है तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा कर सकते हैं तो अपन क्या बोलेंगे कि PQ जो है, P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड। क्या बोल देंगे? उभयनिष्ठ गुणनखंड P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करेंगे जब भी, गुणनखंड से विभाजित करने पर क्या होगा? A व B सहभाज्य प्राप्त होंगे। A व B क्या होंगे? सहभाज्य प्राप्त होंगे। इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं? √3 बराबर A/B लिख सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं इसको। यहाँ पे जो A और B है वो क्या है? आपके सहभाज्य। अब यहाँ पे जो टर्म्स है स्टार्ट होने वाली है, क्या इसको कैसे करें? मैं अगर मान लूं कि इसको अगर मैं उधर भेज दूं तो ये B बराबर क्या आ जाएगा? नहीं सॉरी, कि A इधर आ जाए। मान लो A बराबर
ये सॉरी हाँ सही है, ए बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट 3 बी। क्या आ गया, ए बराबर क्या आ गया अंडर रूट 3 बी, ये मिल गया हमें। अब मैं क्या करूं, इसमें दोनों तरफ वर्ग कर दूं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, ये ए स्क्वायर बराबर अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर होता है। ठीक है, अब ये इतनी चीज मिल गई हमें। अब इस 3 को मैं अगर इधर भेज दूं तो बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बट्टा 3। इसका मतलब 3 का भाग ए स्क्वायर के अंदर जा रहा है। सिंपल सा लॉजिक यही हुआ ना। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि यहाँ जो 3 है, यहाँ 3 जो है 3 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो ए को भी करेगा, तो 3 ए को भी विभाजित करेगा। अगर इसको कर रहा है तो इसको भी करेगा। तो इसका मतलब अब यहां हम क्या करते हैं, इसको विभाजित कर रहा है तो अपन क्या कर लेते हैं, अपन मान लिया कि अतः ए बराबर जो है वो 3c है, 3c है, ये हमने मान लिया। अतः ए बराबर 3c है क्योंकि विभाजित कर रहा है, 3 इसका टुकड़ा है तो इसको अपन ने 3c मान लिया। अब ये क्यों मानना है, इसको मैं 1 नंबर समीकरण दे दूं, इस लाइन को बोल देते हैं 1 नंबर समीकरण। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूं, आगे इसको डिस्क्राइब करते हैं अपन। ये कर लिया हमने, a बराबर 3c। अब ये मान 3c जो है वो अपन यहाँ पुट अप करेंगे। देखो a स्क्वायर बटा 3 बराबर b स्क्वायर है ना, इसमें अपन जो 3 का मान है वो यहाँ पे रखने वाले हैं। तो क्या आएगा, a की जगह क्या रख दिया हमने 3c बटा 3 है और इस ऊपर वाले का क्या है स्क्वायर है, क्योंकि a स्क्वायर है बराबर हमारा b स्क्वायर है। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो ये 9c स्क्वायर बटा 3 बराबर b स्क्वायर। ठीक है, 3 से 9 कट गया 3, तो ये आ गया 3c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर और c स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो b स्क्वायर बाय 3। सेम सिचुएशन आ गई यहाँ वाली। तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे कि यहाँ 3b स्क्वायर का क्या है, b स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 3b को भी विभाजित करेगा, b को भी विभाजित करेगा। इसको देते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 से देखो कि हमारे पास क्या मिल गया कि a और b का एक विभाजन मिल गया। क्या मिल गया कि 3 मिल गया। 3 जो है वो a और b दोनों को विभाजित कर रहा है, उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करेगा। a और b सहभाज्य प्राप्त है, लेकिन इसके भी हमें क्या मिल गए, गुणनखंड मिल गए ना। लेकिन गुणनखंड हो नहीं सकते, क्यों, क्योंकि अपरिमेय संख्या तो गुणनखंड हो ही नहीं सकते। तो अपन क्या करेंगे, इसका शॉर्ट फॉर्म में जो निष्कर्ष रहेगा वो क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से निष्कर्ष निकालने पर क्या लिखेंगे, a व b दोनों को कौन कर रहा है, a व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इससे हमारी जो कल्पना थी, इससे क्या हुआ, इससे हमारी कल्पना हमने जो माना था कि a क्या है, एक परिमेय संख्या, हमारी कल्पना असत्य हुई ना, क्योंकि हमारी कल्पना क्या होगी, यहाँ पे असत्य होगी। हमारा जो परिणाम था, हम क्या बोले, हमारी कल्पना असत्य हुई और हमारा तथ्य विरोधाभास। अच्छा चलो एक ही बात है, विरोधाभास है। अतः अंडर रूट 3 जो है वो एक अपरिमेय अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रारूप जो है वो आपका अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या का प्रारूप जो है यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, इस प्रारूप को लिख लीजिए सेम टू सेम। आपको इसमें संख्याएं जो है वही चेंज होने वाली है, सिर्फ और सिर्फ संख्या जो है वो चेंज होगी। उसके अलावा ये सवाल जो है वो सेम टू सेम एज इट इज ऐसा कैसा ही रहने वाला है, इसमें कोई भी चीजें चेंज नहीं होगी। सिर्फ आपको यहाँ पे अगर रूट 5 आ जाता है तो यहाँ रूट 3 है वहां पे रूट 5 करना है, बस इतना ही। जहां रूट 3 है वहां पे रूट 5, थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाना है यहाँ पर पे, उसको सोल्व कर लेना है। सिंपल सा सवाल है जो कि आपको मात्र 3 नंबर दिला सकता है। 3 नंबर, ऐसे कैसे 3 नंबर का सवाल आता है आपके बोर्ड के अंदर।
ठीक है, तो इस सवाल को अच्छे से क्लियर कीजिए और अच्छे से अपनी कॉपी में जो है नोटबुक जो है उसमें उतार लीजिए। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। इसके बाद में हमारा अगला जो टॉपिक है वो है, मैंने बताया था 4 तरीके, 3 तरीके हो चुके हैं, ये तीसरा टाइप है। इसमें अलग अलग टाइप से आ सकते हैं, रूट 5 भी आ सकता है, रूट 3 भी आ सकता है, रूट 2 भी आ सकता है। ठीक है, कैसे भी आ सकते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से। अगला जो हमारा सवाल रहेगा वो क्या रहेगा, देखिए मैं आपको सवाल करवाने से पहले अपने स्वामी विवेकानंद जी की एक बात बता देता हूँ कि जैसा कुछ लोग सोचते होंगे कि मैथ्स जो है वो पढ़ रहे रहते हैं वरना ना तो सीखते रहते हैं, तो ये है कि जो जीवन है हमारा, क्या जीवन, जब तक जीवन है तब तक सीखते रहो, सीखते रहो। अनुभव क्या करेगा, अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक होता है हमारा। हमारा जो अनुभव मिलेगा हमें खुद को, वो सबसे बड़ा शिक्षक होगा, इसलिए सीखते रहो बिंदास। ठीक है, अगला जो है हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा दशमलव प्रसार का। दशमलव प्रसार का जो है हमारा अगला टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, दशमलव प्रसार के अंदर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं दिखा रहा हूं, 2 लाइनें लिखा रहा हूं, दोनों लाइनों को याद कर लेना। एक तरह से वो भी प्रमेय है, प्रमेय का ही है। कौन सी, पहली वाली क्या बोलेंगे, यदि किसी भिन्नात्मक संख्या, भिन्नात्मक संख्या कौन सी होती है, p बटा q रूट की भिन्नात्मक संख्या। यदि किसी भिन्नात्मक संख्या का यदि किसी भिन्नात्मक संख्या का हर क्या हो, हर का अभाज्य गुणनखंड जो है, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m या 5 की पावर n या 2 गुणा m इंटू 5 गुणा n के रूप का हो, तो के रूप का हो, अगर इस रूप में अगर आपके पास क्या आ जाए, हर आ जाए, किसी भी भिन्नात्मक संख्या का हर अगर इस रूप में आ जाए, तब आप क्या बोलोगे, हो तो निम्न संख्या का दशमलव प्रसार, उस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है अशांत के लिए, कि यदि किसी भिन्नात्मक संख्या का हर का अभाज्य गुणनखंड जो है, अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा m गुणा 5 गुणा n के रूप का नहीं हो, तो उस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा। ये चीजें जो है आपको ध्यान में यहाँ पे रखनी है, दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखने, याद रखने। इससे रिलेटेड आपके पास सवाल आने वाला है पेपर के अंदर। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको याद है तो उस सवाल को आप देखते ही सोल्व कर दोगे, वरना नहीं होगा, क्योंकि वरना बड़ी कैलकुलेशन है। क्योंकि अगर हम बात करें, सॉरी एक मिनट, थोड़ा सा खुल गया मार्कर। इसमें हम बात करें कि कोई भी भिन्न संख्या जो है उसका हमें हर लेना है। क्या लेना है, हर को अगर अपन इस फॉर्म में अगर मिल जाता है हमें, हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में मिल जाता है तो उसका प्रसार शांत होगा। और अगर किसी गुणनखंड का 2 की पावर n के रूप में नहीं मिलता तब वह क्या होगा, आपका अशांत होगा। इसमें क्या होगा, शांत होगा, और इसमें क्या होगा, अशांत होगा। ये दोनों चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है, देखनी है, समझनी है। ठीक है, अब देखो शांत अशांत की बात कर दी मैंने, बता दिया, पर शांत अशांत एक्चुअल में होता क्या है। जैसे मान लो आपने कुछ कंडीशंस में देखा होगा, जैसे अपन 10 की डिवाइड करें 3 में, तो 10 की डिवाइड जब 3 में करते हैं तो इसका 3.3333 चलता जाता है आगे, तो ये भाग खत्म ही नहीं होता। तो इस प्रकार का जो भाग है उसको क्या बोलेंगे, अशांत। क्या बोलेंगे, अशांत। अशांत आपको समझ में आ गया। अब अपन शांत की बात करते हैं, तो शांत क्या होगा, शांत किसको बोलेंगे कि 21 में अपन 2 की डिवाइड कर रहे हैं
तो 2 की डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 1 टाइम, फिर 1 में डिवाइड नहीं जाएगी, 1 में डिवाइड नहीं जाएगा तो यहाँ पे क्या लगेगा, नहीं सॉरी 2 में डिवाइड गया, फिर 1 में नहीं जाएगा तो 0.000 में भाग कितने बार जाएगा 10 कितने बार 5 बार, तो 1.5 लेकिन सॉरी इसमें 0 एक बार तो हमें नीचे से उतारना पड़ेगा ना, तो वो 0 यहाँ पे भी आएगा, 1.5 नहीं 0.5 आएगा ये देखो। तो लेकिन ये फिर भी देखो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, भाग आगे नहीं जा रहा ना, आगे अपन इसको भाग नहीं कर सकते, तो ये भाग जो रुक गया उसको बोलते हैं शांत। जो भाग कंप्लीट हो गया पॉइंट के बाद में भी, एक तो संख्या के बाद में कंप्लीट हो उसको शांत बोलते हैं, वरना अशांत बोलते हैं। ये तो हमने छोटी संख्या के साथ कैलकुलेट किए, लेकिन आपके एग्जाम के अंदर, आपके बुक के अंदर आपके बड़ी बड़ी संख्याएं आपको मिलने वाली हैं, तो उन संख्याओं का आप कैसे सॉल्यूशन करने वाले हो, उस संख्याओं से आप कैसे निकालने वाले हो, उसी संख्या के बारे में अपने यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, आप अच्छे से आप उसको याद रखना है कैसे क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, आपको जो इससे रिलेटेड सवाल जो है वो एग्जाम में मिलने वाला जो है वो आपका किस प्रकार मिलेगा कि आपको बोल दिया जाएगा कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के निम्न भिन्न संख्या का बताइए, प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। विभाजन प्रक्रिया आपको नहीं करनी है, तो उस प्रक्रिया में कैसे होगा। देखो सवाल दे दिया, सवाल में हमें याद करना है कि शांत है या नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ ले लेता हूँ किसी संख्या का 31 मेरे को सिंपल सी छोटी संख्या याद है, मैं आप उसी का ले लेता हूँ, आपकी शायद बुक में भी होगा ही, आप देख लेना ऐसे जो सवाल है उसी प्रकार निकलेंगे। ठीक है, ये मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको ये जो दशमलव प्रसार का टॉपिक है ये समझा रहा हूँ। दशमलव प्रसार का आपकी बुक में ले लेना, शायद एक बड़ा भी है वो 285 शायद बट्टा 3125 ऐसा सा कुछ एक सवाल भी है, मेरे को अच्छे से याद नहीं है। ठीक है, 17/8 मैं इसको लेके दिखा रहा हूँ, आप उसको आप खुद करोगे, इसको आप खुद सोल्व करना, या इसको ले लेंगे एक ही बात है, कोई बड़ी बात नहीं, दोनों को सोल्व करके देख लेंगे अपन। पहले इसको लेते हैं, इसके अगर फैक्टराइज करें तो मैं 8 के फैक्टराइज देखो रफली कर लूं तो क्या आएगा 2 फिर 4 फिर 2 फिर 2 फिर 1, तो इसको 2 गुना 2 रूप में लिख सकते हैं, यानी इसको क्या लिख सकता हूं 17/2 की गुणा पावर 3 के रूप में। 2 की पावर 3 के रूप में आगे तो अपन क्या लिख सकते हैं, अतः इसका हर जो है क्या लिख सकते हैं, अतः इसका हर अभाज्य गुणनखंड हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार, शांत होगा। क्या होगा, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब इसी सवाल की बात करें तो 31 and 25 का अगर हम फैक्टराइज करते हैं पहले 31 and 25 का, तो ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से 5 से जाएगा, 31 है तो सीधा 5 से जाएगा, 36 टाइम 1 12 12 10 2 टाइम, फिर 5 25 5 टाइम 6 25 1 1 10 2 5 फिर 5 फिर अपना जाएगा 12 में 10 2 बार 5 फिर 5 का फिर 5 फिर 5 का 1। ठीक है, तो इसके जो फैक्टराइज है वो कैसे लिखेंगे 285 बटा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, तो 5 बार 5 है, तो 285 बटा 5 की पावर है वो 5 है, तो ये भी इसी रूप का हो गया। तो इसमें भी यही लाइन लिख देंगे कि अतः इसका हर का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा m गुणा 3 गुणा 5 गुणा n के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो ये दोनों एग्जांपल जो है इससे आप समझ गए होंगे कि कैसे लंबी विभाजन प्रक्रिया करे बिना भी अपन क्या कर सकते हैं, सवाल को सोल्व कर सकते हैं। यही आपको एग्जाम के अंदर करना है। तो इस प्रकार के सवाल आपको डेफिनेटली एग्जाम के अंदर मिलने वाले हैं। तो जो मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज थी उस एक्सरसाइज को एकदम से कंप्लीट करवा दिया है इसी मेथड से। तो आपको इसमें जो अलग अलग जो टाइप हैं, अलग अलग प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं, उनका क्या करना है, आपको सॉल्यूशन करना है, सॉरी प्रैक्टिस करनी है। सॉल्यूशन तभी होगा ना, प्रैक्टिस होगी तभी सॉल्यूशन होगा, तो वो आपको करनी है। तो प्रैक्टिस करने के बाद आप क्या करोगे, उसको अच्छे से कवर कर लोगे, ठीक है। और मेरे ख्याल से आपका कोई भी मार्क्स जो है वो बोर्ड में छूटने वाला नहीं है। तो इस प्रश्नावली को आप अच्छे से समझिए, अच्छे से जो कॉन्सेप्ट है इनको समझिए, इसके जो जितने मैंने टाइप्स बताए हैं उन टाइप से क्या करिए, आप उसकी प्रैक्टिस करिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए। 10-15 दिनों में प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, सॉरी 10-15 दिनों में पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। पूरी जो 5-6 प्रश्नावलियां हैं उनकी अगर आप करो तो फिर आप डेली एक एक भी करके देखो, मेरे साथ बन के आप अगर कर रहे हो तो भी अच्छी बात है। आप एक दो मेथड को, आप 2 मेथड को कर रहे हो तो आप 7 दिनों में कर लीजिए, फिर अगले 7 दिनों बाद आपका नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा, इसमें आप अगले 2 वीडियो कर लीजिए, सॉरी अगले 2 मेथड कर लीजिए। इस प्रकार आप अपना जो मैथ्स है वो सुधार सकते हो, मैथ्स में बढ़िया इंप्लीमेंट ला सकते हो, ठीक है।
अगर आप स्टार्टिंग से अंत तक हमारे साथ बने हो तो दिल हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को जरूर टैप कीजिए ताकि नई नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।